जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कोई कानून नहीं था, सिर्फ सिर्फ अराजकता थी। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच से पूर्वी भारत में एक साम्राज्य ने जन्म लिया, पाल वंश। तो चलिए आज इसी की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि इस शक्ति ने इतिहास को आखिर कैसे एक बिल्कुल अनोखा मोड़ दिया। तो पालों के उदय को समझने से पहले उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट था जिसे कहते थे मत्स्य न्याय। इसका सीधा सा मतलब था मछली का कानून। सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम ही नहीं, जैसे पानी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बस वही हाल था। जो ताकतवर था वो कमजोर पर हावी था। तो सवाल ये उठता है कि जब अराजकता ही कानून हो तो एक स्थिर राज्य कैसे बनाया जाए? है ना मुश्किल सवाल। और इसी सवाल के जवाब में छिपी है पाल वंश की पूरी कहानी। ये कहानी है उस संकट के एक असाधारण समाधान की। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही समझते हैं। आखिर 7वीं-8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में हो क्या रहा था? गुप्तों के पतन के बाद ये अराजकता ये आई कहां से? 8वीं सदी आते आते पूर्वी भारत का हाल ये था कि वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। छोटे छोटे सरदार थे जो पावर के लिए लगातार आपस में लड़ रहे थे, मतलब एक लगातार युद्ध की स्थिति। और इसी गहरी अराजकता, इसी केओस के बीच एक संगठित राज्य की नींव रखी जानी थी। अब आते हैं उस समाधान पर, उस अनोखे हल पर जो इस अराजकता को खत्म करने के लिए निकाला गया। और यही हमारी कहानी का सबसे सबसे कमाल का मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां लोगों ने खुद बागडोर संभाली। ये हैं गोपाल, पाल वंश के संस्थापक। और इस टेबल में उनकी सत्ता में आने का तरीका देखिए, पाथ टू पावर। उन्हें गद्दी विरासत में नहीं मिली, ना ही उन्होंने कोई जंग जीती थी, बल्कि उन्हें सीधे लोगों ने चुना था, एक पब्लिक इलेक्शन से। जरा सोचिए उस जमाने के लिए ये कितना क्रांतिकारी आइडिया था। तो क्या गोपाल को हम इतिहास का पहला निर्वाचित शासक कह सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात तो तय थी, ये एक ऐसे राज्य की नींव थी जो तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि लोगों की मर्जी से, उनकी सहमति से बना था। और इसी अनोखी शुरुआत के साथ पाल वंश ने बहुत तेजी से तरक्की की। वो एक मामूली राज्य नहीं, बल्कि एक बड़ी शाही शक्ति बन गए, जिन्होंने लगभग 400 साल तक पूर्वी भारत पर राज किया। तो इस साम्राज्य की नींव रखी इसके पहले 3 महान शासकों ने। सबसे पहले गोपाल, जिन्होंने उस मत्स्य न्याय को खत्म किया और शांति लाई। फिर आए उनके बेटे धर्मपाल, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और उनके बाद देवपाल के समय में पाल साम्राज्य अपनी भौगोलिक ऊंचाई पर पहुंच गया था। और ये स्लाइड उस दौर के सबसे बड़े पावर स्ट्रगल को दिखाती है। एक तरफ पूर्व से पाल, पश्चिम से प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। और ये तीनों सुपर पावर्स उत्तर भारत के एक शहर कन्नौज पर कब्जे के लिए सदियों तक लड़ती रहीं। समझिए कि कन्नौज उस दौर का दिल्ली था, सत्ता का केंद्र। इसी महासंघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। पालों की राजनीतिक शक्ति तो अहम थी ही, लेकिन उनकी असली विरासत, उनकी जो सबसे बड़ी देन है, वो लड़ाइयों में नहीं, बल्कि कला और ज्ञान में है। वो असल में एक कल्चरल सुपर पावर थे, एक ऐसी शक्ति जिसका असर पूरे एशिया में फैला। उनकी कला को पाल स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, वो काले बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो इसको एक अलग ही पहचान देता है। दूसरा, उनका फोकस ज्यादातर बौद्ध देवी देवताओं पर रहता था। और तीसरा, इसमें एक गहरा तांत्रिक प्रभाव दिखता है। और कमाल की बात यह है कि इस शैली का असर सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक की कला पर पड़ा। वो सिर्फ शासक नहीं थे, वो ज्ञान के संरक्षक भी थे। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान विश्वविद्यालयों को, यानी महाविहारों को संरक्षण दिया। उनका साम्राज्य बौद्ध शिक्षा का एक ग्लोबल हब बन गया था। सोच के देखिए, पूरे एशिया से लोग, विद्वान और छात्र यहां ज्ञान की खोज में आते थे। उनके इस प्रभाव को एक इतिहासकार ने बस इन शब्दों में समझा दिया है, पालों ने पूर्वी भारत को बौद्ध दुनिया की बौद्धिक राजधानी बना दिया। इससे बेहतर सारांश हो ही नहीं सकता। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, साम्राज्य का पतन और उसकी विरासत का आकलन। क्योंकि हर महान शक्ति की तरह पालों का सुनहरा दौर भी हमेशा के लिए नहीं रह सका। तो साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी, अंदरूनी भी और बाहरी भी। अंदर से जो उनके शक्तिशाली सामंत थे, उन्होंने केंद्रीय सत्ता को कमजोर करना शुरू कर दिया। और बाहर से प्रतिहार जैसे दुश्मनों का दबाव तो लगातार बना ही हुआ था। और आखिर में 1174 ईस्वी में सेन वंश ने उनकी जगह ले ली।
तो आखिर में पाल वंश का जो पूरा सार है वो इस एक पंक्ति में आ जाता है। ये उनके विरोधाभास को दिखाती है। पाल साम्राज्य राजनीतिक रूप से नाजुक था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वैश्विक था। राजनीतिक शक्ति आती जाती रही, लेकिन उनका सांस्कृतिक प्रभाव ग्लोबल था। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या विचारों की विरासत पत्थर की बनी इमारतों की विरासत से ज्यादा समय तक जिंदा रहती है? पालों का राजनीतिक साम्राज्य तो कब का खत्म हो गया, लेकिन उनका बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव वो आज भी जिंदा है। जरूर सोचिएगा।